इधर बातें नहीं। 2 पॉइंट चार्ज अगर मान लो दिया हुआ है हमको Q1 और Q2, अब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स कैसी भी हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। इट विल डिपेंड ऑन पोलरिटी ऑफ चार्जेस। किस चीज पे डिपेंड करेगा? पोलरिटी पे। अगर सेम पोलरिटी के हैं, आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दूसरा निगेटिव पहला पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव या निगेटिव अनलाइक चार्जेस होंगे, देन दे विल अट्रैक्ट और एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो उन्होंने बोला भाई फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। Q1 Q2 का प्रोडक्ट ज्यादा आ गया, मतलब एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहे होंगे। दूसरी बात सोचने में आई कि अगर शुरुआत में इनके बीच की दूरी r है, हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम ही रखा, हमने इनके बीच की दूरी को बढ़ाया घटाया, तो फोर्स किस तरीके से वेरी करती है? तो देखने में आया कि ये तो 1/r² से वेरी करती है, या फिर मैं कह सकते हैं ये तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, कैपिटल के लिख रहा हूं इसको, Q1 Q2 बाई r²। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? मीडियम डिपेंडेंट है। और इस k की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट तब रहेगा जब ये दोनों चार्ज एयर या फिर वैक्यूम में रखे हैं, किसी और मीडियम में रखे होंगे तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह हम सिर्फ लिखेंगे एप्सिलॉन। अब इस एप्सिलॉन और इस एप्सिलॉन नॉट के बीच में रिलेशन क्या है उसको अभी देखते हैं हम लोग। इस एप्सिलॉन नॉट का इस एप्सिलॉन नॉट का इस पूरे की वैल्यू मैंने बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई थी 9 × 10⁻⁹ यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लिखे थे इसको कि नहीं लिखे थे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई 9 × 10⁹। और जब इसको सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाती है, हालांकि याद नहीं करना, पर ठीक है अपने आप से ही याद हो जाती क्वेश्चन करते करते। 8.85 × 10⁻⁻12। लेकिन यूनिट क्या है एप्सिलॉन नॉट? यूनिट बताओ, यूनिट बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ। सॉरी, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ। बताओ, कुछ लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग भी बताओ। हाँ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आ गया देखो, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। F इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। जिस चीज की भी यूनिट निकालनी हो उसको एक तरफ कर दो, ये डायमेंशन के लिए भी, और बाकी सबको अलग कर दो। एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दो, आ गया Q1 Q2/F r²। Q1 Q2 कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना भाई, ये आ गया यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तो काम यही आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी या जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी, इसकी मैंने कुछ क्या बताई थी? कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? पहली तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी कि दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। लॉन्ग रेंज की फोर्स है, मतलब अगर चार्ज दूर भी रहेंगे तो भी ये एक्ट करेगी। तीसरी बात, कंजर्वेटिव फोर्स है। चौथी बहुत सेंट्रल फोर्स है, मतलब कंजर्वेटिव का मतलब जब इससे वर्गडन किया जाएगा, मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से चार्ज क्या करेगा? कहीं जाएगा ना, आगे पीछे कहीं ना कहीं जाएगा, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा।
होगा कि नहीं होगा भाई? चार्ज का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ फोर्स लगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फोर्स ने कुछ वर्क डन कर दिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क डन जब किया जाता है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन करती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो कहाँ डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। कंजर्वेटिव का मतलब ये हो गया। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ कि इसमें जो फोर्स लग रही है वो दैट इज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्ज की बात कर रहा हूं, तो उन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही इधर अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव लगती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, वहीं पे लिख दिया था। और कुछ भी लिखवाया था? हाँ, ये तो लिख दिया अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। और कुछ लिखवाया था? लॉन्ग रेंज हो गया ना? हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ मैंने बोला ना, वहां लिख दिया। चलो हाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ, बाकी इसको इसलिए लिखवा दिया था जब इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कर रहे थे, तो देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो मीडियम पे कभी डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम। और बस इतनी बात भी काफी है, अगर इतनी बात पता है, बाकी कुछ होगा तो लिखेंगे। चलो, ये हो गया एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं कि मीडियम का इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली। अब हमने ये देख लिया ना कि मीडियम पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं कि किसी एयर से किसी दूसरे मीडियम में लेके चले गए, ऑयल में लेके चले गए, किसी दूसरे वाटर में लेकर के मतलब वाटर में, या कोई सा भी ऑयल या कोई दूसरा किसी मटेरियल में लेके चले गए, तो एक्चुअली में फोर्स के साथ होगा क्या? बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, घटेगी तो कितनी घटेगी? तो इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोर्स, इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फोर्स? होता क्या है कि मान लो अभी भी ये चार्ज Q1 ही है, ये चार्ज Q2 है, अगेन ये दोनों r डिस्टेंस पे हैं, बट इस बार मीडियम एयर नहीं है, वैक्यूम नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है जिसका हमको क्या दिया हुआ है, ये स्मॉल के। वहां पे हमने के यूज किया था, इस टाइप का बनाया था 9 × 10⁻⁹ के लिए, ये स्मॉल के बना रहा हूं। उस मीडियम का मुझे क्या गिवन होगा? आइदर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होगा, या फिर क्या गिवन होगा? इसी के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों वर्ड में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ भाई कृष्णा, दिक्कत है तुमको? सही है ना सब कुछ? ठीक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या तो यूज करेंगे या तो रिलेटिव परमिटिविटी यूज करेंगे, ये होता है एप्सिलॉन आर। तो इस बार जब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, तो ये फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके इस बार हमको एप्सिलॉन किसका लिखना पड़ेगा? मीडियम का एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हर जगह इस बार ये पूरा मीडियम भरा हुआ है, किसी न किसी मीडियम में रख दिया, सपोज वाटर में रख दिया किसी पे। तो यहाँ पे आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको मैं फोर्स इन मीडियम लिख देता हूँ। और शुरुआत में मान लेते हैं दोनों जब एयर में रहे होंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे एफ नॉट। उसकी वैल्यू तो हमको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब एयर में थे तो फोर्स एफ नॉट लगा रहे थे, जब मीडियम में रख दिया तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह ये एप्सिलॉन आ गया। अब ये फोर्स बढ़ी कि घटी, डिपेंड करता है भाई कि बाकी सारी चीजें तो सेम है, बस ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के बीच में मुझे रिलेशन पता चल जाए तो पता चल जाएगा। इसके लिए ही ये हमको एक गिवन वैल्यू देगा, मीडियम पे डिपेंड करती है, तो हमको गिवन होगी, हमको याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन देगा। आइदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलेगा, और उसको डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फ्लूइड में हम लोग पढ़े थे रिलेटिव डेंसिटी, पढ़े थे ना? रिलेटिव डेंसिटी क्या, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी वाटर के साथ कंपेयर करते थे, वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है डेंसिटी। उसी तरीके से यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी ले लिया, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, कोई सी भी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ रेशियो ले लिया। ठीक, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी,
या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। तो जैसे वाटर के लिए शायद पढ़े भी होगे तुम लोग, केमिस्ट्री में भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड यूज होता है, 82 करके कुछ आता है, 80 82 कुछ करके होता है। ठीक है, हम लोग 80 यूज कर लेंगे क्वेश्चन पर्पस के लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे जब इस एप्सिलॉन की वैल्यू मैं रखूंगा, फोर्स इन मीडियम आ जाएगा 1/4 पाई। एप्सिलॉन की जगह मैं रखूंगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम क्या आ जाएगा, अरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर क्या था, हाँ, एफ नॉट, मतलब फोर्स इन एयर अपॉन एप्सिलॉन आर। फोर्स इन मीडियम जो होता है फोर्स इन एयर डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर या फिर के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ भी। तो जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतने टाइम्स फोर्स क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे मान लो एयर में दो चार्ज को रखा सेम दूरी पर, उतने ही दूरी पर उसी पूरे सेटअप को उठा करके वाटर में रख दिया, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 80 दिया हुआ है, तो जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, 80 टाइम्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आई बात, 80 टाइम्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों हो जाता है ऐसे, घट क्यों जाता है? ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे आगे जाके। ये एक्चुअली किसी मीडियम में रख दिया ना, तो उस मीडियम में क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। ऐसे वाटर को सोचो, वाटर क्या है, डाइपोल है ना, वाटर डाइपोल है कि नहीं है हमें तो जहां तक पता है शायद, है ना, अच्छा होता होगा। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया, ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे सिंपलिस्टिक तुमको आइडिया दे रहा हूँ, कोई काम का नहीं, मतलब काम का है, पता होना चाहिए। प्लस ये चार्ज है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, वाटर डाइपोल है, पहले तो पहले तो एयर था, एयर मॉलिक्यूल तो बहुत दूर दूर थे, वाटर में उठा के रख दिया, तो वाटर का जो निगेटिव वाला पोर्शन होगा वो इसके पास आ जाएगा, पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा। इसी तरीके से हर तरफ से तो वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेगा ना, इसी तरफ से इसके लिए भी आएगा, बस उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो प्लस माइनस इधर पे आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, पूरी की पूरी फोर्स को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक, तो के टाइम्स से घटा देता है, वो डिपेंड करेगा कौन सा मीडियम कैसा है। ठीक, तो रीजन है पोलराइजेशन का, पोलराइजेशन क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इतना भी काफी है। अच्छा, एक बात और मैंने बताई थी, थोड़ी गहरी बात थी, कि अगर ये बोलूं कि जब मैंने मीडियम में रखा इस चार्ज को उठा करके, तो फोर्स शुरुआत में फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू मान लेते हैं एफ नॉट था, बाद में फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू कितना रहेगा, एफ नॉट ही रहेगा, के टाइम्स नहीं घटेगा। तो कह दो सर ये के टाइम्स क्या घट के बता रहे हैं आप, ये नेट फोर्स है, किसके ऊपर, Q1 पे। और आप समझ गए होंगे नेट फोर्स का क्या मतलब, मेरे ऊपर जब एक ही फोर्स लग रही है तो वही तो नेट फोर्स है, लेकिन अब क्या इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रही है क्या, एक फोर्स तो इसके ऊपर Q2 की वजह से लग रही है, और एक फोर्स किसकी वजह से लग रही है, मीडियम की वजह से, क्योंकि वहां पोलराइजेशन हो गया ना। तो जो नेट फोर्स होगी वो के टाइम्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बट फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू विल रिमेन सेम। इसी चीज को कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहा जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि भाई दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो किसी तीसरे के आने से चेंज नहीं हो जाता, और वो तीसरा कोई चार्ज जो ऐसा जरूरी नहीं है, वो तीसरा मीडियम भी हो सकता है। मैं कह दूं यहाँ पे लाके एक मेटल शीट रख दी, अब इनके दोनों के बीच के फोर्स का क्या होगा, इनके दोनों की फोर्स तो वैसी ही रहेगी, बट हो सकता है इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो चेंज हो जाए। ठीक, उसको पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको नोट करो। ये यहाँ ये लिखा है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको यहाँ पे लिख लेना, जो समझ में आया लिख लेना, नहीं नहीं जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, पूछ लेना, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा इधर गए फिर उधर गए। जो नेट फोर्स होगी वो के टाइम्स से घट जाती है, एप्सिलॉन आर टाइम से घट जाती है, और एप्सिलॉन आर या के जो भी होगा वो हमको गिवन देगा, एग्जाम क्वेश्चन में गिवन रहेगा। बातें नहीं, बातें नहीं, क्या हो गया भाई, क्या समझा दिए उसने, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई, एक कांस्टेंट है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक, जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया, रिलेटिव परमिटिविटी, तो है क्या ये, इस तरीके से कैलकुलेट होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे रिलेटिव डेंसिटी है वैसे ही है, ये रेशियो है, रेशियो है। अच्छा ये बताओ तुम मुझे, अभी उन लोग को थोड़ा बहुत यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा रहे थे ना, क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो सकती है क्या,
11th का रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। अब तो 11th पढ़ चुके हो ना, अब तो मैं कभी ऐसे भी चलते चलते 11th पूछता रहूंगा। क्या कोई ऐसी फिजिकल, क्वेश्चन ही बदल देता हूँ, रुको। क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है क्या जिसके पास यूनिट भी ना हो, डायमेंशन भी ना हो? कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है क्या जिसके पास यूनिट भी ना हो और डायमेंशन भी ना हो? हाँ, हो सकती है भाई। रिलेटिव डेंसिटी, स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, हो सकती है ना? हो सकती है, तो ध्यान रखना। क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है क्या जिसके पास यूनिट हो पर डायमेंशन ना हो? कौन सी? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। यूनिट होता है रेडियन और रेडियन पर डायमेंशन नहीं होता। क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है क्या जिसके पास डायमेंशन हो पर यूनिट ना हो? नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू या एजर्शन रीजन में दिख जाए, ठीक। तो क्लैरिटी रखना और थोड़ा एग्जांपल भी ध्यान में रखना चाहिए। कूलम्स लॉ का एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे वेक्टर फॉर्म में तुमको देखने की जरूरत नहीं है कि मतलब अपने आप उसमें तुम चार्ज की वैल्यू डालोगे तो तुम्हें अट्रैक्शन रिपल्शन अपने आप दिखाई दे जाएगा। देखते हैं कैसे। इसमें कुछ ना समझ में आए, ऑर्डर वगैरह अगर तुमको अलग है तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। ये हेडिंग डालना, ये डायग्राम बना लेना, Q1 Q2 किसी मीडियम में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ये दिया है। यहीं पे तुम रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन लिख लेना कि रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। एफ नॉट क्या है? फोर्स इन एयर। जब दोनों चार्ज को एयर में रखे थे तो दोनों के ऊपर क्या फोर्स लग रही थी? एफ एम क्या है? फोर्स इन मीडियम। फिर दोनों का हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देना, फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो देखा कि फोर्स इन जो मीडियम होती है वो एयर से क्या हो जाती है? के टाइम्स घट जाती है। ये हमको रिजल्ट पता चला, ये एप्सिलॉन आर टाइम्स घट जाती है। ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच अगर दो चार्ज सेम डिस्टेंस में रखे हैं तो मैक्सिमम फोर्स किस मीडियम में लगाएंगे? एयर में ही लगाएंगे। बाकी किसी भी में रखेंगे, बाकी किसी भी मीडियम में रखेंगे तो उसका जो रिलेटिव पर, जैसे एयर के लिए एप्सिलॉन आर बोलोगे तो क्या है? 1 है। और बाकी के लिए के की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज्यादा ही होगी। तो सबसे मैक्सिमम फोर्स दो चार्ज जो लगा सकते हैं वो कहां में, किस मीडियम में लगाएंगे? एयर में। बाकी किसी भी मीडियम में सेम चार्ज सेम डिस्टेंस में रखने पे कम फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? चलो वेक्टर फॉर्म में न्यूटन कूलम्स लॉ को लिखते हैं। चलो देखो, इसमें कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाती है। वो कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वेक्टर थोड़ा कम समझ में आता है। इधर देखो, सॉरी, एक चार्ज, क्या हो गया भाई? सॉरी बोला था ना? नहीं समझ आया? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। हाँ चलो चलो, ठीक है, हंस लिए ना इसी बहाने, अच्छा लगा तुमको, ठीक है। इधर अब दो चार्ज है Q1 Q2, ये हमारी ओरिजिन है। बातें नहीं भाई, इधर इधर इधर। Q1 चार्ज यहाँ कहीं पे रखा हुआ है, Q2 चार्ज यहाँ कहीं पे रखा हुआ है। तो अब हमें, अब किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इसको देख रहे हैं तो हमें इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? पोजीशन वेक्टर के थ्रू बताएंगे। पोजीशन वेक्टर का मतलब ही वही होता है जो ऐसे एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पे हो और जिसका हेड जिस पॉइंट पे जा रहे हैं वहां पे जाए। तो मान लो यहां से मैं दिखाना चाहूँ,
तो ये मान लिया कि ये जो Q1 चार्ज है ये R1 वेक्टर दूरी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1। ये जो Q2 चार्ज है इसका जो पोजीशन वेक्टर है क्या है R2। चलो ये जो इनके बीच की हम लोग बात कर रहे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो R क्या था, इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी थी ना, और इस केस में वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। चलो तो अब हम डिफाइन करते हैं R21 वेक्टर या तो R12 वेक्टर, कुछ ना कुछ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, दोनों ही डिफाइन करेंगे। R21 वेक्टर को डिफाइन करते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर किधर जाएगा, डायरेक्शन बताओ। पक्की बात है भाई, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, डायरेक्शन मतलब उसका एरो का डायरेक्शन बताओ मुझे। चलो देखो, इसको कभी कभी कंफ्यूजन हो तो तुम ऐसा देख सकते हो कि R21 प्लस R1 शुड गिव R2 वेक्टर, ऐसा होगा। R1 वेक्टर कौन सा है, R1 को इधर लाए ना, R21 और R1 का सब मिलके क्या होना चाहिए R2 होना चाहिए। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़े कि दो वेक्टर अगर टेल टू टेल या मतलब सेम ऑर्डर में जुड़े होते हैं, टेल टू टेल नहीं सेम ऑर्डर में, ये R1 है और ये R21 है, तो देखो इन दोनों का सम क्या होगा, तीसरा वेक्टर जो पहले वाले वेक्टर की टेल से लेकर के दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक जाएगा, तो यही R2 होगा। समझ में आया R21 की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो सबको समझ में आ जाएगा भाई, यही होता है, डायरेक्शन का खेल था। ठीक, अब यही डायरेक्शन काम का, यही हमको तो बताएगा ना कि फोर्स किधर लग रही है। तो हमने R21 डिवाइड कर दिया, और इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बता दिया। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करना है ना, तो हमने एक यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में बता दिया R21। यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। चलो अब देखने की कोशिश करते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज Q, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ आता है, सबको आता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे वाले चार्ज पे पहले वाले चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, तो कितनी लग रही है K Q1 Q2 अपॉन R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो वेक्टर है ना, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन के लिए क्या दिया है R21 लिख दिया। अब देखो, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है और ये तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये Q1 Q2 के बीच के साइन की, सोचो जरा। अगर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव हैं तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर हो जाएगी, इस तरफ को, रिपल्शन होगा ना। अगर दोनों पॉजिटिव और दोनों निगेटिव है, मैंने बोला दोनों पॉजिटिव के मान लो, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव था, नीचे भी ये भी पॉजिटिव था, तो जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है उसका डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगा, R21 की तरफ रहेगा। तो देख लो भाई, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव है तो फोर्स किधर लग रहा है, रिपल्शन का, और जिस फोर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ है, R21 की तरफ ही तो है। तो अपने आप तुमने सिर्फ वैल्यू पुट की Q1 Q2 की, तो फोर्स का डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर के हिसाब से हमको पता चल गया। ठीक है, मान लो, मान लो कि एक पॉजिटिव या एक निगेटिव होता, कोई सा भी, मान लो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता, तो इनके बीच में क्या होने लगता, अट्रैक्शन। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किधर लगती, इधर लगती। फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 इस तरफ है, R21 इस तरफ है, तो जब यहाँ पे भी वैल्यू रखोगे तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा ना, तो वो तो यही बता देगा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज निगेटिव, मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी ना, कुछ भी तो वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R21। इससे पता चल जाएगा कि F21 का जो डायरेक्शन है R21 के किधर है, अपोजिट में। तो ये यूनिट वेक्टर डिफाइन करके हमने क्या कर दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, एक तरीका और होता है इसको लिखने का, मतलब यही फाइनल है तुम्हारा, बट एक तरीका और थोड़ा सा बता देते हैं, एक बार और समझा देंगे अगर कंफ्यूज हो रहे होगे तो, बट रुको एक मिनट। R21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, डिफिनेशन, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसका मतलब है R21 को उसके मैग्नीट्यूड से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। चलो वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर पहले से था, अभी एक R21 और आ गया, R21 का क्यूब आ गया। तो ये मत सोचने लग जाना सर ये तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता था, यहाँ पे तो क्यूब आ गया, यहाँ पे क्यूब आया लेकिन यहाँ पे क्या आया, R21 वेक्टर आया। ठीक, यहाँ पे वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में कभी देगा कोई कठिन क्वेश्चन में तो यहाँ ये यूज करेंगे, हालांकि बुक वगैरह में दिखता है, तुम पूछोगे कभी आके मेरे से कि सर नीचे एक क्यूब क्यों दिया है, तो वो इसलिए दिया है। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है,
R21 इस फॉर्म में भी लिख सकता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या करेंगे हम लोग, F12 के लिए भी कर सकते हैं। तुम घर पे ट्राई करना। क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, सबसे पहले R12 वेक्टर डिफाइन करोगे, R1 माइनस R2 वेक्टर, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ को होगी। फिर R12 यूनिट वेक्टर डिफाइन करोगे, देन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल लोगे। अगेन चार्ज की वैल्यू तुम साइन के साथ रखो, फोर्स का डायरेक्शन वो अपने आप ही बता देता है। यही होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक बार नोट करो, अगेन मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार नोट कर लो जितनी चीज दिख रही है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग कहाँ पे और पहले पढ़ के रखे हुए हैं, ग्रेविटेशन में, बिल्कुल वैसा ही था। कोई मुझे बताना चाहेगा कि ग्रेविटेशन वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट, भाई दो फोर्सेस, दो चार्ज रखे हैं या दो मास रखे हैं, उसके लिए तो फोर्स का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। बट कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे सिस्टम में सिर्फ दो ही पॉइंट मास हो या दो ही पॉइंट चार्ज हो, बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो सकते हैं ना। उस केस में अगर मुझे किसी एक चार्ज पे फोर्स जानना है तो कैसे पता चलेगा, देखते हैं। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम मतलब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए बनाया गया। मान लो यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज कोई Q2 है, एक Q3 चार्ज है, एक कोई Q4 चार्ज है। इनके बीच की दूरी R12, वेक्टर वगैरह हम लोग बना सकते हैं। इनके बीच की दूरी R13, इनके बीच की दूरी R14, इस टाइप से इनके बीच की दूरी दे रखी है। हम, मेरा एम है, मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। मेरा एम ये है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। तो मैं देखूंगा भाई पहले फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स लगा कौन कौन रहा है, किसकी किसकी वजह से फोर्स लग रही है, सेकंड वाले की वजह से लग रही है, थर्ड वाले की वजह से लग रही है, फोर्थ वाले की वजह से लग रही है। तुम कहोगे सर लेकिन सेकंड वाला भी तो थर्ड वाले के बीच में लगा रहा होगा फोर्स, लेकिन उससे कोई लेना देना ही नहीं। इनके बीच में क्या फोर्स लग रही है, उसका किसी थर्ड पार्टी से लेना देना ही नहीं है। यही बात तो अभी मैंने उसके लिए बताई थी कि दोनों Q1 Q2 पहले से पढ़े हुए हैं, तो कोई तीसरा मीडियम ला दोगे तो इसका और मीडियम के बीच में क्या इंटरेक्शन है उससे फर्क नहीं पड़ता कि Q1 और Q2 के बीच में क्या फोर्स है, वो चेंज नहीं होगी। समझ में आई बात, यही था वो, समझाते रहा हूँ। Q1 Q2 के बीच में कुछ फोर्स लग रही थी एयर में, जब तुमने मीडियम में लाया तो ये Q1 किससे करने लगा, मीडियम से भी इंटरेक्ट करा, मीडियम की वजह से भी फोर्स लगी। लेकिन मीडियम की वजह से इस पे कितनी फोर्स लगी, वो उसका इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही थी उस पे कोई चेंज नहीं लाता है। ठीक, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे एक दो क्लियर। तो अगर इसको लिखना चाहूं कि मुझे जानना है नेट फोर्स ऑन 1, तो इसको क्या हो जाएगा, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फर्स्ट वाले चार्ज पे सेकंड वाली चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगी, फर्स्ट वाले चार्ज पे थर्ड वाली चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगी। इस तरीके से अगर n चार्ज रखे हैं तो फर्स्ट वाले चार्ज पे nth चार्ज की वजह से। तो नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, द वेक्टर सम, अच्छा फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम करना पड़ेगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन तो आता ही है, आता है ना। अब यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगेगा, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इसके इसके बीच में फोर्स कितनी है, के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, के Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के Q1 तो तुम कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू एन अपॉन R1n का स्क्वायर, और n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 2 से लेकर के n तक, ऐसा ही होगा। एक बार यहाँ पे Q2 आ जाएगा अपॉन R12, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा अपॉन R13, इसी तरीके से Qn आ जाएगा अपॉन R1n का। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है,
समझने के लिए है बस, इसका कोई खास कैलकुलेशन में तो रोल होता नहीं है। ये n भाई इसका है। ये Q1 तो कॉमन ले लो, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 2 से लेकर के n, Qn अपॉन R1 n का होल स्क्वायर। कहीं कहीं यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी दिया रहेगा, वो तो डायरेक्शन के लिए दिया होगा। मैग्नीट्यूड हम इससे पता कर लेंगे। नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें। ट्रायंगल होगा, कलर अच्छा। ठीक है, कोई एरो की जरूरत ही नहीं। बातें नहीं इधर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके यहाँ साइड ए बी सी, इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। सपोज Q, Q और -Q। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स C ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये जो ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, इसके सी वाले कॉर्नर पे वर्टेक्स पे जो चार्ज दिया हुआ है, उस पे नेट फोर्स निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखा दूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आगे बताया जा सकता है फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए दी हुई। हाँ, करके दिखाओ। 1 मिनट का। हाँ, आ गया। कितने लोग का आ गया हैंड्स अप? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब चलो जिसका नहीं है वो देखो, मतलब कहां तक पहुंचे थे। क्या पता करना है? सी वाले चार्ज पे नेट फोर्स पता करनी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बोलो? सबसे पहला काम करेंगे, देखें भाई सी पे फोर्स लगा कौन कौन रहा है, सी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ए वाला चार्ज और बी वाला चार्ज। जब ग्रेविटेशन करते तो काम मेरा थोड़ा सा आसान होता था। क्यों? क्योंकि हमें पता था ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है। यहाँ पे तुम देखोगे कि सी वाले चार्ज को तो भाई ए वाला चार्ज क्या करने वाला है, अट्रैक्ट, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो इस पे फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, वो किस तरफ लगेगी? इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग ही लगेगी। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए किस तरफ लगेगी? इस तरफ लगेगी। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? डायरेक्शन तो हमने यहीं से देख लिया, के Q1 Q2। ये अगर मैं माइनस साइन रखता तो सिर्फ वो डायरेक्शन बताता था ना, हमने यहाँ पे डायरेक्शन बना लिया। क्यू स्क्वायर अपॉन ये साइड की लेंथ मैंने दे रखी थी ए स्क्वायर, यही आएगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हमने इसकी वजह से यहां से बना लिया वेक्टर। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, इसका मतलब समझ लो भाई, फोर्स ऑन सी, सी वाले चार्ज पर बी वाला चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है। अगेन अट्रैक्शन होगा। मान लो इस चार्ज को भी मैं क्या देता, निगेटिव दे देता, तो तुम कहते हैं कि भाई निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा तो फोर्स किधर लग जाती, इस तरफ को लग जाती। ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा, पोलरिटी देखनी पड़ेगी। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इधर आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड मैं लगा लूंगा के अगेन क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जान करके ही क्यू दिया था।
और ए आ गया, बस काम खत्म हो गया। थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, डायरेक्शन भले अलग है और मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं दोनों के ही मैग्नीट्यूड को एक नाम दे देता हूं एफ। नेट फोर्स इस पॉइंट पे देखना है मुझे, इधर भी लग रही है फोर्स एफ, इधर भी लग रही है फोर्स एफ। एंगल कितना है दोनों के बीच? 60 डिग्री। कैसे पता चल गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अंडर रूट, सबका यही है। तो हमको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट में ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर कौन है? एफ। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी भी एफ ही है, प्लस 2 पहला वाला वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर, कॉस थीटा, दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री। क्या आ जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, लेकिन कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, वो 2 से ये 2 चला जाएगा, √3f। डायरेक्शन किधर आएगा? चूंकि दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब 30 डिग्री पे जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √3f। अगर ये वाले चार्ज को भी मैं निगेटिव बोल देता तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता? 120 डिग्री हो जाता। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाती? -1/2। -1/2 रखते तो यहाँ पे एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर आ जाता, तो नेट फोर्स कितनी आ जाती? एफ। और कहां से जाती? इस तरफ से जाती, 60 डिग्री पे बाइसेक्ट कर। समझ में आया? तो बस प्लस माइनस से पोलरिटी चेंज हो जाएगी, हल्का से यहाँ माइनस चेंज किया, क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक, बट सिंपल दिया था। अच्छा, तुमको एक और मैंने रिजल्ट बताया था, शायद याद है कि नहीं याद है? हाँ, वेरी गुड। अगर दो इक्वल वेक्टर, सपोज दोनों का नाम दे दिया ए, दोनों वेक्टर इक्वल ही है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 2a cos थीटा बाई 2। अगर इस केस में मैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करता तो 2f, f की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा, f को मैंने ऐसे ही छोड़ के रखा है, cos थीटा बाई 2, थीटा मतलब 60 डिग्री, बाई 2 मतलब cos 30 डिग्री, 2f cos 30 मतलब sin 60, √3f। आंसर आ गया 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा कहोगे सर ये वेक्टर में ही काम आ रहा है, एक ही फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला याद करना, ये फॉर्मूला तुमको कहां पे काम देगा? वेव ऑप्टिक्स में भी काम देगा। वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अरे भैया इधर देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। क्या बता रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में? क्या बता रहे थे? हाँ, नहीं नहीं, मैं बता रहा था ये फॉर्मूला तुमको और कहाँ काम आएगा। हाँ, ये तो वेक्टर के लिए बात आ गया ना, मैं कह रहा हूँ ये किसी दूसरे चैप्टर में भी देखो। हाँ, तो तुम बात करोगे तो कहाँ पूरी बात समझ में आएगी। बैठो। तो ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो वहां दो स्लिट से लाइट जाती है, अगर दोनों ही स्लिट से लाइट की इंटेंसिटी सेम हो जाए तो उसको हम लोग वेक्टर एडिशन टाइप का करेंगे, वो तुमको सिखाया जाएगा वेव ऑप्टिक्स में। तो वहां पे जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, वो भी इसी टाइप का आ जाएगा, 2a cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे याद करोगे तो वहां पे अपने आप ही तुम्हारे काम देगा। ठीक है, तो अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात, नहीं तो ये भी कोई कैलकुलेशन कोई खास बड़ी नहीं है। आंसर आ गया √3f, मतलब जो रिजल्टेंट आया वो √3f है, और एंगल किस एंगल पे जा रहा है? 30 डिग्री पे जा रहा है। एफ की वैल्यू उठा करके रख दोगे तो आंसर आए। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन थोड़ा रिवाइज करके रखो। चलो एक और करके दिखाओ तुम लोग तुरंत। नोट कर लिया इसको? और कुछ लोग कर रहे हैं, करो जल्दी से। इधर इधर ध्यान दोगे, एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD ऑफ साइड ए। क्यों बातें कर रहे भाई? एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD ऑफ साइड ए, यहाँ पे चार्ज देके रखे हुए हैं Q, -2Q,
यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू। कठिन ना हो जाए कहीं ऐसा। चलो यहाँ पे माइनस क्यू ले लो। कठिन हो जाएगा, एंगल खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये दिया हुआ है। फाइंड फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर सी। सॉल्व करो पहले आराम से, ठीक है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो तो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर सी। कल हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम। दो चार्ज दे दिया, तीसरा चार्ज कहाँ पे रख दें उसमें नेट फोर्स जीरो हो जाए। दो चार्ज दिया हुआ है, तीसरा चार्ज कहाँ पे रख दें कि पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम पे हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन कल करेंगे। देखो देखो इधर ध्यान दो। अब अगेन सिंपल, मुझे इस वाले चार्ज पे फोर्स देखनी है तो सबसे पहले देखना होगा भाई इस पे फोर्स लगाने वाले कौन कौन। इस पे फोर्स लगाने वाला ये, इसकी वजह से फोर्स क्या होगी, रिपल्शन। लाइक चार्ज रिपेल करेगा, कितने से रिपेल करेगा, के, इधर लिख देते हैं ना, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डायरेक्शन यहां बना दिया। उसी तरीके से फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी सेम आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। डायरेक्शन बस देखना पड़ेगा, रिपल्शन। एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ बेटा तुम खड़े हो जाओ। हाँ, सी वाले चार्ज पर ए वाला चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा, रूट टू ए। ठीक है, तुम जो रूट 2 ए बता वो तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई ना। अगर ये है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, रूट 2 ए। तो फोर्स कितनी लग जाएगी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2a स्क्वायर। सही बात है, यही होगा। बैठ जाओ। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को अगर मैं एफ नाम दे दूं तो ये भी एफ हो गया और ये कितना हो गया, F/2। लेकिन इसके डायरेक्शन तो किस तरफ है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। देखो इसीलिए स्पेसिफिक किया जाता है कि लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। ठीक है, यही गलत किया। हाँ, इसीलिए मतलब जो चीज बताई गई एक एक चीज का मतलब है कि ये जो फोर्स लगने वाली है। हाँ ठीक है, थैंक यू। F/2। जाओ, हो गया, गायब हो गया। चलो, हाँ, तो भाई इस पे F/2 इधर, F इधर और F इधर, ये दोनों फोर्स बराबर है। मतलब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मतलब पक्की बात ये 45 डिग्री पे जाएगा और ये भी तो 45 डिग्री पे ही जा रहा है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ और एफ का अंडर रूट में एफ स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90। cos 90 की वैल्यू तो हो गई 0, आ जाएगा रूट 2 एफ। रूट 2 एफ, अब नेट फोर्स ध्यान दो, रूट 2 एफ इधर लग रही है, F/2 इधर लग रही है। बड़ी वाली फोर्स कौन सी होगी भाई, रूट 2 एफ।
√2 की वैल्यू 1.414 है और ये तो 0.5 एफ है। नेट फोर्स आएगी किस तरफ? नेट फोर्स आएगी नीचे की तरफ, √2 माइनस 1/2 इंटू एफ। तो अगर और इसको लिखना चाहो तो 2√2 माइनस 1/2 और एफ की वैल्यू सबको पता है KQ² बाई A²। ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया। ठीक, डायरेक्शन किस तरफ? अलोंग द डायगोनल और आउटसाइड की तरफ। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन, कुछ कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा सावधानी के साथ करना होता है। ये है, बाकी 5 क्वेश्चन क्लासरूम डिस्कशन का। एक वेक्टर का होमवर्क दे देगा, छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा ही क्वेश्चन दे देगा। ट्राई करने का मन होगा तो करना, नहीं होगा तो मत करना। ये जिसका मन होगा कर लेना।